दोस्तों, आजकल के लोग इतने विचित्र और घटिया किस्म के सोच वाले हो गए हैं कि अगर किसी के सर पर हवस का भूत चढ़ जाता है तो वह लोग भूल जाते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारी उम्र क्या है, या फिर हम जो कर रहे हैं वो गलत है या फिर सही है, ये जाने बिना किसी को भी अपने हवस का शिकार बना ले रहे हैं। और किसी भी हद तक जाना हो तो वो लोग चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना बेहद ही दिल दहला देने वाला है। एक मासूम बच्चे को कैसे फंसा दिया जाता है, कैसे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, कैसे वह बच्चा अपने ही जीवन को बचाने के लिए लोगों से, प्रशासन से अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 14 साल का लड़का रहता है जिसका नाम प्रियांशु था। प्रियांशु अपनी मम्मी पापा के साथ घर पर रहता था, यानी कि इस परिवार में 3 लोग के अलावा और कोई नहीं था। प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और वो बहुत ही छोटा था। उसके पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसके घर में केवल उसके पापा ही कमाने वाले थे। तबीयत खराब होने की वजह से प्रियांशु के पापा अब घर पर ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे उसके घर की हालत इतना ज्यादा खराब हो जाती है कि उन लोगों के घर में खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो और वह आदमी घर पर बैठ जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा। प्रियांशु ये सब देखकर बहुत दुखी था और वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी फैमिली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं। तभी वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए वो फैसला लेता है कि मैं अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। प्रियांशु घर से अपना सारा कपड़ा पैक करके चेन्नई चला जाता है। पैसे कमाने के चक्कर में वहां जाने के बाद उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है। दरअसल उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसको काम कैसे मिल, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि कंपनी में 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और उसको काम मिल जाता है और वो कंपनी में काम करने लगता है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उस कंपनी के अंदर एक 35 साल की महिला भी काम करती थी जिसका नाम सरिता था। सरिता प्रियांशु से पूछती है कि तुम कहां के रहने वाले हो, तो प्रियांशु कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो सरिता इस बात से काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी बिहार के ही रहने वाली थी। क्योंकि प्रियांशु अभी 14 साल का था, इसलिए प्रियांशु सरिता को चाची कहता था। सरिता भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक दिन सरिता प्रियांशु को अपने रूम पर लेकर जाती है और वहां पर उसको खाना खाना खिलाती है। कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करेगा, बिना कुछ सोचे समझे तुम हमारे रूम पर आ जाना, मैं तुम्हारे मां के समान हो। प्रियांशु इस बात से काफी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रियांशु जीवन में पहली बार अपने घर से बहुत ज्यादा दूर गया था। जाहिर सी बात है, कोई अपने घर से दूर जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको यहां पर सरिता चाची मिल गई थी, तो प्रियांशु को अपनापन महसूस होने लगा था। इस बात से प्रियांशु खुश हो जाता है और उसका काम में बहुत ज्यादा मन लगने लगता है। पर रहती थी उसका हस्बैंड और सरिता, दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। कभी सरिता कंपनी जाती थी तो सरिता का पति बच्चों का ख्याल रखता थी। तभी सरिता कंपनी आती थी तो उसका पति कंपनी में जाकर अपना काम करता था और सरिता अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। तभी एक दिन सरिता कंपनी से अपने रूम पर जा रही थी तो उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊंगा, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। तो सरिता कहती है कि ठीक है, मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर रूम पर जा रही हूं, क्योंकि वह हम लोग के साथ रात भर रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पर 2 छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली रहूंगी और तुम तो कंपनी में ही काम करोगी पूरी रात। इसलिए सरिता कहती है कि मैं प्रियांशु को लेकर जा रही हूं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम उसको लेकर चली जाओ। सरिता प्रियांशु को लेकर अपने रूम पर आ जाती है, खाना बनाती है, उसको खिलाती है और खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद प्रियांशु को एक अलग रूम दे दिया जाता है। प्रियांशु उसमें सो जाता है और सरिता अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रात को 1 बजता है, सरिता उठकर और प्रियांशु के रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद प्रियांशु के पैरों पर हाथ मसलने लगती है। तभी प्रियांशु की नींद अचानक से खुल जाती है और कहता है कि चाची, आप ये क्या कर रही हैं?
तो सरिता चाची कहती हैं कि बेटा तुम सोवो, चुपचाप सोए रहो, तुम्हें भी मजा आएगा। तो प्रियांशु कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सो जाता है और सरिता उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने लगती है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है। सरिता को काफी मजा आ रहा था और प्रियांशु को भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही सुबह होता है, प्रियांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है। इसके बाद कई महीनों तक ऐसा लगातार चलता रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था तब वो काम कर लेते थे। और ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि दोपहर का टाइम था और सरिता प्रियांशु के साथ काम बनाती थी दोपहर में ही। तभी अचानक उसका पति रूम पर आ जाता है और वो देखता है कि सरिता उसके साथ, यानी कि प्रियांशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है। लेकिन उसका पति कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप से वहां से अपने रूम में चला जाता है। जब सरिता अपनी हवस खत्म करने के बाद जब अपने रूम में जाती तो देखती है कि उसका पति रूम में पहले से ही आकर बैठा है। सरिता को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है कि यह कैसे आ गया है। तब सरिता सोचती है कि शायद मेरा पति सब कुछ देख चुका है। तब सरिता का पति उसको बैठाकर समझाता है कि वह तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सरिता का हस्बैंड शांति से काम लेता है और दोनों को बैठाकर समझाता है और कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों ऐसी गलती कभी मत करना। और प्रियांशु को भी समझाता है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज के बाद जिंदगी में तुम ऐसी कभी गंदा और घिनौना काम कभी मत करना। और यही बात सरिता को भी समझाता है। यहां पर मामला शांत हो जाता है। प्रियांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है, लेकिन 3-4 दिन तक प्रियांशु अब इसके रूम पर सरिता के आता ही नहीं है। जैसे ही 3-4 दिन बीत जाता है, प्रियांशु को अब बहुत ज्यादा उसकी आदत लग गई थी, यानी कि उसको संबंध की लत लग गई थी। अब वो रह नहीं पा रहा था। 3-4 दिन बाद प्रियांशु खुद अपने मन से ही सरिता के रूम पर जाता है और सरिता को और प्रियांशु को एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया था। इस बार प्रियांशु खुद सरिता के रूम पर जाता है। जैसे ही जाता है, उससे मिलता है, तो दोनों में लगाव पहले से ही बना हुआ था, जिसकी वजह से दोनों में कोई पर्दा नहीं था, ना तो कोई शर्म नाम की चीज थी। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। तभी संजोग से उस दिन भी उसका हस्बैंड रूम पर आ जाता है और वो दोनों को फिर से उसी हालत में देख लेता है। इस बार सरिता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। उसका हस्बैंड और बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो सरिता से कहता है कि मैं तुमको अपने साथ जिंदगी में कभी भी नहीं रखूंगा, तुमसे तलाक चाहिए। मुझे सरिता कहती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ यहां से लेकर उसको चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सरिता कितनी घटिया किस्म की औरत थी। अब सरिता और उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और सरिता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार वापस चला जाता है। इधर सरिता और प्रियांशु के साथ एक ही रूम में रहने लगती है। प्रियांशु पहले दूसरे रूम में रहता था, लेकिन अब दोनों का रूम एक हो चुका था। प्रियांशु भी काफी खुश था सरिता के साथ। प्रियांशु को भी सरिता के साथ अच्छा लग रहा था। दोनों प्रियांशु और सरिता एक साथ कंपनी जाते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ वापस आते थे और फिर दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसा करते करते 5 महीने बीत जाते हैं। तब सरिता प्रियांशु से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी करो, लेकिन प्रियांशु इस बात से मना कर देता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल थी और उसकी जो उम्र थी वो 35 से कुछ आगे बढ़ चुकी थी, यानी कि मान लो 35 साल की उम्र हो गई थी औरत की, सरिता की। इस वजह से वो क्या मना कर रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल प्रियांशु अब सरिता से बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल थी और वह शादी कर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसको शादी करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। तभी प्रियांशु एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दरअसल प्रियांशु यह सोचता है कि अगर मैं सरिता को मार देता हूं, उसका मर्डर कर देता हूं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा।
फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। तभी प्रियांशु मार्केट जाता है और वहां से एक चाकू खरीद कर लेकर आता है और जिस बेड पर दोनों लोग सो रहे थे उसी बेड के नीचे वो चाकू जो है छिपा कर रख देता है। जैसे ही रात होता है दोनों घर पर कंपनी से वापस आते हैं, खाना पना खा के बेड पे एक साथ सोते हैं और काम बना रहे होते हैं। तभी प्रियांशु बेड के नीचे से चाकू निकालता है और कई बार सरिता के पेट पे, छाती पे, हाथ पे कई जगह वो वार कर देता है। देखते ही देखते सरिता की मौत हो जाती है और जो प्रियांशु था वो उसको उसी हालत में छोड़कर अपने रूम पर वापस चला जाता है। जब सुबह होती है तो सरिता के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। जब आसपास के लोग सरिता से मिलने आए तो वो लोग देखें कि सरिता की लाश उसके बेड पर पड़ी हुई है। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती है और सरिता के हस्बैंड को फोन किया जाता है तो उसका हस्बैंड बताता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस सरिता के हस्बैंड को अपने पास बुलाती है उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। सरिता का हस्बैंड सारी बात पुलिस को बताता है और कहता है कि सरिता ने मुझे फिर भी उसकी डेड बॉडी को, छोटे सरिता के डेड बॉडी को इतना गंदा और घिनौना काम और प्रियांशु को गिरफ्तार की वजह से सरिता को हमेशा जेल में छोड़ दिया जाता है। और मैं भी प्रियांशु घर से बाहर गया, मुझे नहीं पता पैसे कमाने की सरिता की मौत कैसे, लेकिन उसके साथ जब पुलिस को पता चला कि उसका किसी छोटे से बच्चे के साथ जेल जाना पड़ा, जब पता किया गया अब कितने दिनों तक वह जेल में रहेगा वह भी कोई भी अंदाजा नहीं था। जब प्रियांशु के घर पर भी उसको उसके माता पिता का रोकर उससे की जा रही हो गया है। तब जो है प्रियांशु पता नहीं उसके माता पिता का ख्याल सामने सच हमारी आपसे एक विनती है, वह झूठ नहीं बोलता। अगर आप लोग बता देता है कि मैं मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया जा रहा है, बस आप लोग शादी करने के लिए मतलब रखिए और मैं शादी ज्यादा लगाव तैयार नहीं था। लगाव उतना ही रखिए मैं कुछ समझ नहीं तो जो हाल प्रियांशु के साथ हुआ है शायद भविष्य में सुनने के बाद आपके साथ थोड़ा सा अचंभों में पड़ जाती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि लाइफ में कभी भी जिंदगी में आप लोग के साथ ऐसी गलती ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।